एग्रीकल्चर रिफॉर्म के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन तक मैंने आपको छुट्टियों के पहले पढ़ दिया था। वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म खत्म थे जिसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की मुख्यतः बात की। कल हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की बात की थी, जिसको मैं अभी 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। तो पहले बहुत ध्यान से अपनी बुक में देख लेना सारी स्लाइड्स, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि हमको आज फॉरेन ट्रेड पर चलना है। ये इंडस्ट्रियल रिफॉर्म सारे मैं कल पढ़ा चुका था, फिर भी अभी बोल रहा हूँ, तो बातें ना करते हुए चुपचाप ध्यान दें। भारत के अंदर आज़ादी के बाद से पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली रही। ऐसा इसलिए रहा क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकता था और सरकार किसी भी प्राइवेट कंपनी को इतना बड़ा नहीं होने देना चाहती थी। इस वजह से मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज 1990 तक 1990 तक सरकार ओन करती थी, जिसके अंदर कुछ प्राइवेट स्टील फर्म्स भी थी, जिसमें से मुख्यतः जमशेदपुर, जिसको टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, और कोलकाता में हमारी जो स्टील माइंस है वो चला करती थी। फिर धीरे 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 हमारे पब्लिक सेक्टर को मोनोपोली क्रिएट किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना सरकार का ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि सरकार एग्रीकल्चर में और लोगों को फंसे रहना नहीं देना चाहती थी। जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल लगाए गए और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए सरकार ने पॉलिसीज खुद के फेवर में बनाई, जिसके अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस किया गया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हो वो खुद बना लो। इस वजह से हैवी ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट्स लगाए गए और इवन कोटास को फिक्स किया गया। कोटास मतलब होता है क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस, मतलब आप इससे ज़्यादा कोई भी माल इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके की पॉलिसीज लगा करके लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट तक भी पब्लिक कंपनी ही किया करती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के फायदे और नुकसान की भी एक स्लाइड अगली हमने कल पढ़ी थी, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉजिटिव फैक्टर्स और नेगेटिव फैक्टर की बात की थी। पॉजिटिव फैक्टर ये होते हैं कि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर सकती है, इंडस्ट्री में मार्केट डाइवर्सिफाइड होता है, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बिक सकते हैं, और भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट ने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट इंडियन इकोनॉमी का करा, जिसमें मेजॉरिटी लोग, काफ़ी लोग जो पहले एग्रीकल्चर में काम किया करते थे वो इंडस्ट्रीज लगा करके उसमें काम करने लगे। नेगेटिव इफेक्ट्स हमेशा ये होते हैं कि पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पर पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व होगा वहाँ पर करप्शन होगा, वहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग होगी, वहाँ पर भ्रष्टाचार होगा, और इन पब्लिक कंपनीज का कोई टफ कॉम्पिटिटर को भी उत्पन्न नहीं होने दिया जाता था, क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाना नहीं चाहती थी 1990 तक। साथ ही हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो करा, लेकिन हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं करा। तो एक तरफ हमारे इंपोर्ट तो कम हुए लेकिन हमारे एक्सपोर्ट बढ़े ही नहीं, तो देश की नेशनल इनकम कम ही रही। सो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट थे। पब्लिक सेक्टर को क्यों एक लीडिंग रोल देना जरूरी था उस समय, अगली स्लाइड उसकी बात कर रही थी। तो पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल इसलिए देना जरूरी था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट बिजनेसमैन इतना लोग थे ही नहीं, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे कि प्राइवेट बिजनेस को बढ़ाया जा सके। सिर्फ 2-3 लोग आज भी पूरा प्राइवेट सेक्टर भारत का खरीद करके बैठे। सेकेंड, कोई प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव नहीं थे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि कोई भी कंपनी इतनी ज़्यादा बड़ी बने कि वो फिर से हमें कंट्रोल करे। और सरकार का ऑब्जेक्टिव 1990 तक सोशल वेलफेयर था। सरकार समाज का भला चाहती थी और सरकार ऐसा मानती थी कि समाज का भला सिर्फ हम कर सकते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस कर सकती है, प्राइवेट लोग तो सिर्फ पैसा कमाने आते हैं। मोरोवर फिर आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसको IPR ऑफ द ईयर 1956 भी कहा जाता है। ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी थी जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज की बात की गई, और साथ ही इस पॉलिसी में एक रिफॉर्म किया गया जिसमें नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल में बांटा गया, जिनका प्योर नाम है शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C। शेड्यूल A में वो इंडस्ट्रीज को रखा गया जो कि स्पेसिफिकली स्टेट ओन करती है। स्टेट ओन करती है मतलब जो कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के पास हो। इसके अंदर काफ़ी सारी इंडस्ट्री जैसे कि डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, हैवी इंडस्ट्रीज, आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवेज को रखा गया
क्योंकि सरकार मानती थी कि ये बनाना हमारा ही काम होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई दूसरी कंपनी ने बनाएगी तो देश का नुकसान होगा। शेड्यूल बी में उन इंडस्ट्रीज को, शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी जिसको गवर्नमेंट खुद के पास रखती थी। फिर आया शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में उन इंडस्ट्रीज को रखा गया जिसमें मेजॉरिटी स्टेक तो गवर्नमेंट के पास ही है, लेकिन थोड़ा बहुत ओनरशिप प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट। प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट का मतलब होता है मेजॉरिटी तो सरकार खुद के पास रखी है, लेकिन थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर दिया। और थर्ड शेड्यूल में ऐसी इंडस्ट्रीज को रखा था जो कि प्योरली प्राइवेट सेक्टर ओन करता था, जिसके लिए हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट भी बनाया ऑफ द ईयर 1951। यहां तक ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को एक कंट्रोल करने का सरकार का सबसे बड़ा हथियार था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जिसके अंतर्गत सरकार से रिटर्न परमिशन लेकर के ही कोई भी यूनिट नहीं बननी थी। अगर कोई नई यूनिट बनानी तो सरकार से परमिशन लेनी है। आपको एग्जिस्टिंग यूनिट्स का एक्सपेंशन करना है तो भी आपको सरकार की परमिशन लेनी है। और अगर आप जूते बनाते हो और अगर आप चाहते हो कि हम चप्पल भी बनाएं, दैट मीन्स अगर आप अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई भी करना चाहो तो भी आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। साथ ही कोई न्यू इंडस्ट्री बिना लाइसेंस के एस्टेब्लिश नहीं होती थी। सारी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश होने के लिए लाइसेंस चाहिए था। अगर लाइसेंस ले भी लिया और अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाते हो तो आज भी इंसेंटिव मिलते हैं, तब भी मिलते थे। ये इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के फीचर्स हैं। साथ ही इस पॉलिसी के रेजोल्यूशन का पर्पस था रीजनल इक्वलिटी, कि इक्वल रीजन्स में इक्वल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो। एंड लाइसेंसेस वर नीडेड इवन इफ एन इंडस्ट्री वांट टू एक्सपांड। अगर सरकार को अपने ऑपरेशंस को एक्सपांड करना पड़ता तो भी, अगर इंडस्ट्री अगर एक्सपांड करना चाहती है अपने ऑपरेशंस को, तो भी इन्हें परमिशन लगती थी। फिर एक बात हमने SSI पर कल की थी, जिसमें 1955 में कार्व कमेटी को पता पड़ा कि देश में छोटा उद्योग, गृह उद्योग को बढ़ाने के लिए और रूरल डेवलपमेंट को सशक्त करने के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जिन कंपनीज का, जिन बिजनेस का 1 करोड़ रुपए, जो कि पहले था 5 लाख रुपए। 1950 में 5 लाख रुपए था। आज किसी भी इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ रुपए उसकी एसेट्स में, फिजिकल एसेट्स में है, तो उसको SSI बोलते हैं। और SSI की इम्पोर्टेंस वाली भी स्लाइड हमने कल पढ़ी थी, जिसमें SSI के बारे में मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर के बाद आज अगर देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कोई प्रोवाइड करता है तो वो SSIs है। आफ्टर एग्रीकल्चर, SSIs provide employment to majority of the people. They give employment to the largest number of people in India. Even SSIs cannot compete with big companies, so there was need of protection to them. क्योंकि आकर के अगर बड़ी कंपनी 100 SSIs को खरीद करके एक बन गई, बिजनेस तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन 100 छोटे प्रोड्यूसर्स की 12 बच चुकी है। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सरकार कानून लेकर आई। इवन SSIs के लिए प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया गया, कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट निकाल दी गई जो कि स्पेसिफिकली कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एंड कंसेशन तो इन्हें मिलते ही हैं। ये सारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म थे जो हमने कल तक पढ़े। 2 मिनट देख लो सारी स्लाइड्स, को डाउट हो तो पूछे, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के इतिहास को, 40 साल के इतिहास को हमने पढ़ लिया। अब शुरू होता है सफर इंडिया के फॉरेन ट्रेड का। याद करो, हमने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 1 में बात की थी कि ब्रिटिशर्स ने भारत को एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बना दिया था फिनिश गुड्स का। तो ये एक दोहरा प्रहार था ब्रिटिश सरकार का। उसके बाद जो पॉलिसीज आई वो अब आपके सामने आ रही है रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। हमने वहां पर एक बात और पढ़ी थी कि एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल से इनकम तो होती थी, किसी भी देश को के एक्सपोर्ट से उसकी नेशनल इनकम तो बढ़ती है, लेकिन भारत की इनकम इसलिए नहीं बढ़ रही थी क्योंकि एक्सपोर्ट से जो पैसा आ रहा था वो ब्रिटिश सरकार अपनी आर्मी, अपने ऑफिसेस, उनकी सैलरी, वॉर एस्टेब्लिशमेंट वगैरह फैसिलिटीज और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, टेररिज्म तो उस समय भी था, तो ब्रिटिश सरकार अपने ही सरकार को चलाने के लिए उस पैसे को यूज कर रही थी। इसलिए
भारत का वेल्थ ड्रेन हो रहा था, पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था कि नहीं ऐसा फर्स्ट चैप्टर में? तो अब उस पर 40 साल तक, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर के 1990 करीब इंदिरा गांधी के टाइम और फिर उसके 6 साल बाद भी क्या पॉलिसीज रही, सरकार ने फॉरेन ट्रेड को कैसे संभाला, वो अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, सारी कंट्री को एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं गुड्स और कुछ इंपोर्ट करने पड़ते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ये लाइन तो मैं नहीं भी पढ़ा था तो भी लिख लेते एग्जाम में। फॉरेन ट्रेड भारत की अगर हम देखें तो उसमें सारे ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भारत से, और इंपोर्ट भारत के अंदर की हम बात कर रहे हैं। इंडिया एंटर इनटू प्लान्ड डेवलपमेंट एरा, मतलब 1950 से हमें लगा कि अब हमें खुद को डेवलप करने की जरूरत है। एंड दैट टाइम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज अ मेजर एलिमेंट। 1990 तक हमारी फॉरेन ट्रेड फोकस करती थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। दैट मीन्स इंपोर्ट को कम करो, खुद बनाओ, सेल्फ सफिशिएंसी की बातें की जाती थी। In 1950, India's share in the world's trade was only 1.78%. भारत का शेयर, एमसीक्यू के लिए लिखा है, भारत का शेयर दुनिया की ट्रेड में सिर्फ मात्र कितना था? 1.78%। फिर क्या हुआ ऐसा? After independence, there has been substantial change in the composition of India's foreign trade. ये चेंजेस क्या थे? सबसे पहले डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। हमें पता पड़ गया कि दुनिया की भूख जो ब्रिटिशर्स ने मिटाई, ब्रिटेन को अमीर बनाया, भारत को गरीब बनाया, तो एग्रीकल्चर हमारा सारा तो एक्सपोर्ट हो जाता है पड़े। आज भी हमारे यहाँ जो ए ग्रेड के एप्पल्स है, जो ए ग्रेड के मैंगोज है, वो आज भी एक्सपोर्ट ही होते हैं। हमें तो कम ही मिलते हैं खाने को, उन्हें ज़्यादा मिलते हैं। हमें जो मार्केट में मिलते हैं वो बी और सी कैटेगरी के मैंगोज हैं, वो बी और सी कैटेगरी के एप्पल्स हैं, जिनको खरीदने का भी एक आम आदमी के पास पैसा कई बार नहीं होता। तो हमें पता पड़ गया कि भाई हम खुद की जनता हमारी भूखी मर रही है और हम लोगों का पेट भर रहे। तो सबसे पहले इंडिया ने रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट को करना बंद कर दिया। India started using its farm as raw material for domestic industry, and substantial rise in India's population has raised the domestic consumption of the farm product. और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को कम करना इसलिए भी जरूरी था कि हम पॉपुलेशन में तो बढ़ते ही जा रहे हैं, चाइना को पीछे छोड़ दिया हमने। तो देश के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डिमांड इतनी बढ़ गई कि एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बचने ना लगा या कम बचने लगा। दूसरा, डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। व्हाट आर कन्वेंशनल आइटम्स? कन्वेंशनल आइटम्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, जो हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट होता ही था हमेशा, इतिहास गवाह था कि हम जूट, टी, फूड ग्रेन्स और मिनरल्स को एक्सपोर्ट करते थे। दीज आइटम्स कॉन्स्टिट्यूटेड इन बल्क ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आप देखोगे तो चाहे जूट, फूड ग्रेन्स और मिनरल्स, बचा क्या भारतीयों के लिए? कुछ भी नहीं। आप चाय को हटा दो, फूड ग्रेन्स को हटा दो, फूड ग्रेन्स में आपका सब आ गया, वीट, जवार, बाजरा वाजरा सब आ गया। तो देश के खुद के लोगों की भूख मिटाने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं था, सब तो एक्सपोर्ट करते थे। तो कहते हैं बट द प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम डोमेस्टिक डिमांड फॉर कन्वेंशनल आइटम हैज टेंडेड टू राइज। मतलब अब जो फूड ग्रेन वगैरह प्रोड्यूस होती थी, जो एक्सपोर्ट होती थी 1950 तक, उसको कम कर दिया हमने ताकि खुद के देश के लोगों की भूख मिटाई जा सके। Is it clear? कोई डाउट? अरे कोई डाउट? And third thing, increase in percentage share of manufactured goods. The percentage share of manufactured goods in total export has tended to rise. Presently, gems and precious metals, machinery, vehicles are notable exports of India. आज की तारीख में हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं बजाय की रॉ मटेरियल के। तो लगभग उल्टा हो गया फॉरेन ट्रेड। पहले रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट होते थे। अब रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कम कर दिया और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट हमने बढ़ा दिया। बोलो है ना? कोई डाउट? आगे, व्हाट इज इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन
शुरू से मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। पिछले चैप्टर में भी हमने सेल्फ सफिशिएंसी वगैरह की बात की थी, 5 ईयर प्लान में हमने बात की थी। तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक तरीके की इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें हम इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। दैट मीन्स जो गुड्स पहले इंपोर्ट कर रहे थे आप खुद बना लो। दैट मीन्स आप खुद को देख रहे हो, पहले खुद के लोगों को आप देख करके उनको एम्प्लॉयमेंट दोगे, वो प्रोडक्शन करेंगे, तभी तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा। अरे हाँ या ना? आप एक्सपोर्ट कर रहे हो मतलब क्या है? आप इंपोर्ट कर रहे हो मतलब क्या है? आप तो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो जहां से आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो अगर हम उस इंपोर्ट को रोक करके खुद बनाएंगे तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम और आउटपुट भी एज पर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये एक इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसका बेसिक एम होता है वाज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ये हमने 40 साल तक इस स्ट्रेटेजी को अपना करके रखा, और जरूरी भी था। फिर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के हमें भिखारी बना दी थी। इसलिए 40 साल तक हमारे नेता बहुत कंजर्वेटिव चले। बहुत कंजर्वेटिव चलने का मतलब है काफी डेवलपमेंट हुआ। और फिर अगला चैप्टर जो आज आ रहा है 1991 की पॉलिसी, उसके डेवलपमेंट की वजह से ही हम ये वेस्टर्न कपड़े पहन के बैठे, वरना धोती कुर्ते में बैठे होते। तो एक इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी जरूरी थी जिसमें फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया जाता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। एंड साथ ही इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला, सेविंग ऑफ प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर। ये कोई हमारे मोदी जी का स्लोगन नहीं, आत्मनिर्भर भारत। हम 1950 से यही कर रहे थे। वो बात अलग है कि तब के लोग बोलते कम थे और काम ज्यादा करते थे। आज रिवर्स हो रहा है, बोलना ज्यादा हो रहा है और काम कम हो रहा है। हम सेल्फ सफिशिएंट तभी हो चुके थे। तो ये कोई बोलने की बातें नहीं होती आत्मनिर्भर। हम 1950 से यही थे, बोलने की जरूरत ही नहीं थी। बट फिर भी अब कुछ और काम नहीं करेंगे तो कुछ तो बोलेंगे ही ना। सो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी ये होती है जिसमें फॉरेन कंपटीशन से हम हमारी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं। By adopting such a strategy, the government preferred to economicize the use of foreign exchange through import substitution rather than minimize the generation of foreign exchange through export promotion. ये कमी थी उस समय की प्लानिंग की कि हमने इंपोर्ट को तो सब्स्टिट्यूट कर दिया लेकिन एक्सपोर्ट को प्रमोशन नहीं किया। एक्सपोर्ट का प्रमोशन हमने किया 1991 से, जब अगला चैप्टर शुरू हुआ तब एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे हमारी कंट्री। लेकिन यहाँ पर तो इंपोर्ट ही कम हुए, एक्सपोर्ट नहीं बढ़े। ऑल्सो द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बार बार रिपीट हुआ है। जैसे कि इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग व्हीकल्स मेड इनटू फॉरेन कंट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वुड बी एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया। फिएट जैसी कंपनी, मारुति जैसी कंपनी का मार्केट में एंट्रेंस हुई, जो देश को खुद की कार बना करके दी। मारुति कंपनी, एम्बेसडर, राइट। मंत्री लोग उस समय फॉर्च्यूनर में थोड़ी घूमते थे, एम्बेसडर गाड़ियां चलती थी वाइट कलर की, पूरी लोहे की गाड़ी। गाड़ी वैसे लोहे की होती, लेकिन वो तो ऐसा लोहा था कि खराब ही ना हो। आज भी कई मंत्रियों के पास एम्बेसडर मॉडिफाइड की हुई है, राइट। तो देश में गाड़ियां बनने लगी, अच्छा था। तो इस इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी के, अगेन दिस स्लाइड कैन बी आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स इन एग्जाम। व्हाट वर द गुड इंपैक्ट्स एंड व्हाट वर द बैड इंपैक्ट्स ऑफ दिस स्ट्रेटेजी? सो कैन यू एक्सप्लेन दिस स्ट्रेटेजी इन एग्जाम? कैन यू एक्सप्लेन इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी? क्या था इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी में? एक्सपोर्ट्स को पे तो कोई ध्यान दिया नहीं, इंपोर्ट को कम करना और देश के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, सो दैट फॉरेन कंपटीशन और इंटरनेशनल कंपटीशन से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसका सिंपल भाषा में अगर हम मतलब जाने तो ये था कि पहले अपने घर को अच्छा बना लो, सो दैट फिर बाहर के इन्वेस्टर्स आपके घर में इन्वेस्टमेंट करें। तो हमने पहले 40 साल तक भारत को इस लायक बनाया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सके।
और फिर 1991 की पॉलिसी जो कि अगला चैप्टर है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? तो ऐसी पॉलिसी के कुछ अच्छे इम्पैक्ट और कुछ बुरे इम्पैक्ट। तो पहले अच्छे इम्पैक्ट, हमने इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफिकेशन करा। आज के तारीख में 1990 के तक हमारे पास में जब पहले जहां पर सिर्फ टेक्सटाइल और जूट मिल्स, ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, हुआ करती थी, अब हमने डाइवर्सिफाई कर लिया। अब हम वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में एंटर हो गए। साथ ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो चल ही रही थी, पिछली साइड में पढ़ा है मैंने आपको एक्सरसाइज। इवन जब हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करा, उनके इन्वेस्टमेंट लिमिट को फिक्स करा, तो बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस राइट का जन्म हुआ, जिसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्लियर, ये नेल पेंट बनता है, लिपस्टिक बनती, ये सारी इंडस्ट्रीज भी आई इंडिया में और स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन होने लग गया। पटाखे, होली के कलर, राइट तो ये सारा इसके अच्छे फायदे। बुरे फायदे क्या थे? कहीं ना कहीं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो मार्केट में है नहीं, तो प्राइवेट फर्म्स तो थी नहीं, और फॉरेन कंपनीज को आपने आने नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं मोनोपोली किसकी बन गई? जब प्राइवेट लोग है नहीं, इंटरनेशनल लोग आ नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं पब्लिक एंटरप्राइजेस की क्या बन गई बोलो? और जहां पर पब्लिक एंटरप्राइजेस की मोनोपोली बनी, वहां पर भ्रष्टाचार भर भर के, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पर आप वो सब भाषा भी लिख सकते हो। तो कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंडस्ट्री लेड टू इनएफिशिएंट मोनोपोलीज। टेलीकॉम वाज अ गवर्नमेंट मोनोपोली टिल 1990। वी ऑल नो दैट पीपल हैड टू वेट फॉर इयर्स एंड इयर्स फॉर अ टेलीफोन कनेक्शन। यस, बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड का ब्रॉडबैंड लगना ऐसा होता था, अरे बहुत अमीर आदमी। बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड और वाईफाई कनेक्शन लगने से तय होता था कि ये घर अमीरों का या गरीबों का, बिकॉज उस कनेक्शन के लिए लोगों को महीनों तक वेट करना पड़ता था। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी लेटेस्ट बात कर रहा हूं, 2003 या 4 की, इवन 2012-13 की अगर मैं बात करूं, तो ब्रॉडबैंड बीएसएनएल की मोनोपोली थी, बिकॉज ऑप्टिक फाइबर आया नहीं था, जियो आया नहीं था। तो बीएसएनएल के अंदर ब्रॉडबैंड लेने के लिए हमने खुद कर रहा है, हमारे पुराने घर में जब बीएसएनएल का हमने वाईफाई लगवाया, मतलब हम अमीर थे ऐसा नहीं था, ठीक है, तो उस समय हमको 2 महीने वेट करना पड़ा, फिर वो लाइन मैन आते थे, पूरी तार खींचते थे ब्रॉडबैंड की। और इतना मोनोपोली बीएसएनएल का कि अभी जो अनलिमिटेड डेटा आप लोग एंजॉय करते हो ना महीने भर का या रोज का 1 GB, उस समय मैक्सिमम हाई स्पीड डेटा मिलता था 4 GB इन मंथ। हाई स्पीड डेटा कितना? 4 GB इन मंथ। और उसके बाद लो स्पीड डाटा, और लो स्पीड डेटा की स्पीड कितनी होती थी? 20 Mbps, 20, तो भी जीवन अच्छी था। आज हम 200 Mbps का कनेक्शन लाया बैठे तो भी जीवन में सही है। तो ये एकमात्र रीजन था बीएसएनएल का मोनोपोली क्रिएट करना है, क्योंकि बीएसएनएल वाज अ गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर हुआ? सो मोनोपोली क्रिएट होने में भी पब्लिक सेक्टर की कहीं ना कहीं वो मनमानी करने लग जाता है। आज आप देखो जाकर के बीएसएनएल के हाल, कुछ भी नहीं है वहां। दूसरा, लैक ऑफ कंपटीशन। ओल्ड यूजर्स ऑफ कार स्टिल रिमेंबर, जो मैंने आपको अभी समझाया, दोनों गाड़ियों का नाम मैंने अभी लिया था, एम्बेसडर एंड फिएट वर ओनली 2 मॉडल्स प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया। सिर्फ ये 2 गाड़ियां प्रोड्यूस होती थी भारत में, एक एम्बेसडर और एक फिएट गाड़ी। नो डाउट डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री फ्लरिश्ड एज नियर मोनोपोली ओइंग टू द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब दोनों गाड़ियां तो बहुत बिकी, लेकिन फॉरेन गाड़ियां जैसे ही आई मार्केट में 1991 में जब आई, मारुति सुजुकी, राइट, दोनों का कोलैबोरेशन हुआ, हमारी रोल्स रॉयस लोगों को दिखने लगी, BMW दिखने लगी, तब लोगों को पता पड़ा अरे गाड़ियां ऐसी होती है। बाकी तो लोग कार के नाम पे एम्बेसडर ही इमेजिन करते थे। इज इट क्लियर? एसी भी नहीं होता था इस गाड़ी में, एम्बेसडर में, फिएट में नो एसी। कांच खोलो, टेम्पो वाला फील आता था कार में। आज आप देखना आपकी गाड़ी के कांच खोल के थोड़ी देर, अगर आपको कांच खोलने की आदत है बात अलग है, जाके अगर एसी की ही आदत है कार में, तो एक दिन 10 किलोमीटर बिना एसी के कांच खोल के चला के देखना गाड़ी,
पहली बात तो पूरी गाड़ी इतनी गंदी हो जाएगी जिसका सवाल नहीं, और सिर दुखने लग जाएगा। तो ये सारी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिस वजह से हमारी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी के गुड और बैड इफेक्ट्स हमें देखने को मिले। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स थ्रू टैरिफ्स एंड कोटास, ये ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन ये एक और आपके कॉन्सेप्ट को समझाने एनहांस करने वाली स्लाइड है। देखो पूरे इंडियन में, मैं कहता हूं पूरे मैक्रो में भी, कहीं पर अगर आपको टैरिफ वर्ड मिले तो टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। क्या मतलब होता है? टैक्स लेविड ऑन इंपोर्ट गुड्स। टैक्स लेविड ऑन इंपोर्ट गुड मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, और टैक्स लेविड ऑन एक्सपोर्ट गुड मतलब कोटा। ऐसा नहीं होता है, पागल जैसे मत लिखना। टैक्स हमेशा टैरिफ ही होगा, इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी। अच्छा, टैक्स क्यों लगाया? इंपोर्ट को महंगा क्यों किया? ताकि देश में लोग सस्ता बना करके देश के लोगों को बेच सके, तभी तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर पता पड़ा देश में 200 का आइटम बन रहा है, नहीं चाइना हमको 100 में ही दिखा रहा है, जैसा कि आज हो रहा है, तो लोग तो चाइनीज लाइट्स ही खरीदेंगे ना दिवाली पे, जैसे हमने और आपने खरीदी। इज इट क्लियर? तो टैरिफ लगाने का मेन रीजन ये था ताकि इंपोर्ट महंगे हो जाए, और इंपोर्ट महंगे हो गए तो देश में सस्ता बनेगा, तो लोग क्या खरीदेंगे? देश का माल खरीदेंगे। एंड कोटास का मतलब होता है फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन इंपोर्ट्स ऑफ अ कमोडिटी। लिमिट मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को कोटा बोलते हैं। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं? कोटा। और टैरिफ किसको बोलते हैं? टैक्स को। हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट क्यों करने थे? क्योंकि इंपोर्ट, अब ये मन से भी लिख सकता हो कि इंपोर्ट अगर ज्यादा होते तो देश की नेशनल इनकम कम हो जाती, इसलिए हम चाहते थे कि हमारी इंडस्ट्रीज जो बन रही हैं वो और बनती रहे, उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सके और हमारी इंडस्ट्रीज फॉरेन कंपटीशन से बची रहे, इसलिए हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना जरूरी था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इतने सारे रिफॉर्म 40 साल के हमने इस चैप्टर में पढ़ डाले, और अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, इतने 40 साल की प्लानिंग क्या फेल हुई और क्या उसमें कमी रही। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंस 1950 to 1990. This slide directly can be asked for 6 marks in exam. Explain या critically examine the policy of 1950 to 1990, या give a critical assessment of the reforms of 1950 to 1990 policy by the government of India. सबसे पहला, the GDP contributed by industrial sector increased. वाह बढ़िया। 1950-51 में जो 11% था, 1990-91 तक ये शेयर इंडस्ट्रियल सेक्टर का 24.6% हो गया। द राइज ऑफ इंडस्ट्रीज शेयर ऑफ जीडीपी इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। ये बता रहा था कि लोग कहीं ना कहीं उस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो हमने मैक्रो में पढ़ी थी, उससे लोगों को समझ में आ गई थी वो, और लोग उससे बाहर निकलना शुरू कर दिया। तो बताओ फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव है या नेगेटिव? Second, India was no longer restricted to cotton, textile and jute. It also included engineering goods आ गए मार्केट में, wide range of consumer goods आने लगे, the industrial sector became well diversified. बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। Small scale industry got a great opportunity of people to employment with capital to get into business. तो जिनके पास कम पैसा है वो भी बिजनेस करने लगे, देश में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना एस्टेब्लिश हो गई। Positive. Protection from foreign competition enabled the development of indigenous industries in the area of electronics, automobiles, which otherwise could not have been developed. Positive. लेकिन एक सबसे भयंकर खतरा हर इंडस्ट्री को सताता था, गवर्नमेंट से लाइसेंसेस लेना। अभी मैंने रिवाइज भी किया था आपको, लाइसेंस किस किस बात के लिए चाहिए था, सब पढ़ाया है। तो ये लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं था। बाबू से लेकर के मिनिस्टर साहब तक मिठाई भेजनी पड़ती थी, दिवाली वाली नहीं, धन वाली। So licensing policy helped the government to monitor and controlling, control बहुत ज्यादा ही हो गया था। And last, public sector made a remarkable contribution by creating a strong industrial base। अब हमारे पास अच्छी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई। कंक्लूजन पूरे चैप्टर का,
एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंसी आ गई थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन। अरे हाँ कि ना। लैंड रिफॉर्म्स खत्म, जमींदारी खत्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन आ गया। Many economists became dissatisfied with the performance of public sector enterprise। हाँ, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के डीमेरिट्स को ध्यान अगर हम करें तो मोनोपोली क्रिएट हो गई, भ्रष्टाचार होने लगा, पब्लिक सेक्टर अपने मन चाहे भाव लेने लगा। यहां तक कि वो दौर आपको शायद आपने नहीं देखा होगा, हम जब बचपन में थे तो हमने देखा है वो दौर, जब हम 10-12 साल के थे तो ऐसा रिलायंस का मोबाइल होता था या नोका का मोबाइल होता था, उसमें रिलायंस की सिम होती थी और फोन इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। इनकमिंग, आज तो सिर्फ आउटगोइंग चार्जेबल है, लेकिन आउटगोइंग के पैसे 2 रुपए पर मिनट और इनकमिंग के पैसे 1 रुपए पर मिनट लेती थी सरकार। वो दौर भी है। और अगर आप रोमिंग में गए, रोमिंग समझते हो, राजस्थान से बाहर आप कहीं गए घूमने, मान लो आप राजस्थान का नंबर लिया आपने, आप एमपी गए या महाराष्ट्र गए, तो रोमिंग चार्ज होता था। रोमिंग में जो इनकमिंग की रेट थी वो 5 रुपए पर मिनट और आउटगोइंग की रेट 4 रुपए पर मिनट चार्ज होती थी। 800-900 रुपए के रिचार्जेस होते थे बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट मोनोपोली, क्योंकि सरकार तय करती थी सारी चीजें। इसलिए लोग क्या करते थे, रोमिंग में मान लो जैसे मैं मेरे अंकल के घर गया तो मैं मेरे जो भी मिलने वाले हैं उदयपुर के उनको बोल दूंगा मैं अंकल के पास जा रहा हूँ, ये मेरे अंकल का नंबर है। तो आपको अगर मुझसे बात करनी हो तो अंकल के नंबर पे करना, क्योंकि मेरे इधर 5 रुपए पर मिनट रोमिंग लग जाएगी। ऐसा जमाना था। अभी थोड़े समय की बात ही पे 2004 या 5 की बात बता रहा हूँ। हाँ 20 साल। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ट्रेड सेक्टर में क्या हुआ, इनवर्ड ओरिएंटेड हो गए। अभी इनवर्ड ओरिएंटेड मैंने आपको पूरा समझाया है। दैट मीन्स इंपोर्ट कम हो गए लेकिन एक्सपोर्ट को बढ़ाया नहीं, ये इसका ड्रॉबैक था। सो दिस चैप्टर इज ओवर। 2 चैप्टर हमारे खत्म। टोटल 12 मार्क्स के ये यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर है, तो हमारा लगभग आप मान के चले 8 मार्क्स के यूनिट्स खत्म हो चुके। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगले चैप्टर का इंट्रोडक्शन